हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं फिर से आप सबों के लिए लेकर आया हूं 10वीं के ज्योग्राफी का पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। मैंने पहले ही बताया था कि इसका 3 पार्ट होने वाला है और ये दूसरा पार्ट है। जल्द ही मैं आप सबों के लिए फाइनल पार्ट लेकर आऊँगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर के हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल से जुड़े हुए कुछ बातों को जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से जान सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी पता चलेगा कि इस वीडियो का पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर पड़े हुए अन्य वीडियोज़ और पीडीएफ कैसे मिलेगा इसे जान करके आप दूसरों को भी बताइए। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं 10वीं के पहले चैप्टर ज्योग्राफी का जो था उसका दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 10वीं के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है कि बहुत अधिक उपजाऊ मृदा है। ओके, देखिए हम लोग विभिन्न प्रकार की मृदाओं के विषय में पढ़े हैं और हमने यह पढ़ा है कि भारत में कुल मिलाकर के 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। लेकिन उन 6 में से सबसे अधिक मृदाएं कौन ऐसी मृदा है जो सबसे अधिक उपजाऊ है? तो उसका उत्तर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। क्यों? इसका कारण यह है कि ये सभी मृदा में से सबसे ज़्यादा बारीक है और ये बारीक होने के कारण साथ ही साथ इसमें कह सकते हैं कि महीन कणों की अधिकता है। और जो महीन कण नहीं है वो कह सकते हैं नदी के किनारे से दूर मौजूद है। तो इस प्रकार से और साथ ही साथ ये हर बार प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण, नदियों के तेज बहाव होने के कारण ये जो मिट्टी है वह नई हो जाती है और इसीलिए ये मृदा बाकी सभी मृदा से आपकी क्या है, उपजाऊ मृदा मानी जाती है। तो जलोढ़ मृदा जो है भारत के रूप में देखा जाए तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। अगला सवाल है कि किस राज्य में पर्वतीय मृदा पाई जाती है? तो पर्वतीय मृदा हम सभी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत में अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर्वतीय क्षेत्र है। बी नंबर हिमाचल प्रदेश, यह भी आपका पर्वतीय क्षेत्र है। और सी ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया उत्तराखंड, यह भी पर्वतीय क्षेत्र आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में जो भी यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया उपरोक्त सभी में पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो क्षेत्र हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा जो है वह सर्वोत्तम होती है? ओके, तो कपास यहाँ पर कपास के लिए सबसे अधिक और उपयुक्त मृदा मानी जाती है काली मृदा। अब काली मृदा को ही सबसे उपयुक्त मृदा क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। तो इस आधार पर कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर किस्म की मृदा कोई मानी जाती है तो वह है काली मृदा। तो काली मृदा कपास की खेती के लिए बेहतर मृदा है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर 2 शब्द लिखा गया, पहला शब्द लिखा गया खादर और दूसरा शब्द लिखा गया बांगर। तो ये जो 2 शब्द है वो किस मृदा से संबंध रखता है? तो देखिए इन दोनों का संबंध जलोढ़ मृदा से है, क्योंकि जलोढ़ मृदा में जो नई मृदा होती है हम उसे खादर कहते हैं और जो पुरानी मृदा होती है हम उसे क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। तो खादर और बांगर मृदा इन दोनों का संबंध किससे है? जलोढ़ मृदा से है। और याद रखिएगा जो नई है वो ज्यादा महीन कण होती है, तो इस प्रकार से खादर मृदा में ज्यादा महीन कण होते हैं, जबकि बांगर मृदा में जो होता है वो कंकड़ वाली मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। अब आपके परीक्षा में बांगर और खादर में अंतर भी आता है लिखने के लिए और आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है काली मृदा के संबंध में कि काली मृदा की जो जुताई है वह मानसून के पहली बौछार में क्यों कर दी जाती है? तो ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी हम आपको पढ़ाते हैं, कवर करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता चुके हैं कि खादर और बांगर का संबंध जलोढ़ मृदा से है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? देखिए भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में एक ही राज्य है जो मुख्य रूप से विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है या फिर वहां पर एक बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है और उस राज्य का नाम है राजस्थान। और वहां पर जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप एक चीज माइंड में सेट रखिएगा, पूरा राजस्थान जो है वह मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है, इसका आधा ही भाग जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है और आधा से अधिक भाग जो ऐसा क्षेत्र है जो हमारे बाकी राज्यों के
तहत ही हरी भरी दिखती है। तो इस आधार पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें या मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो भारत में राजस्थान वह राज्य है जहां पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगर आप पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। गुजरात जो सौराष्ट्र के क्षेत्र में आता है तो इन राज्यों में भी कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। तो इस आधार पर राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला सवाल है कि कौन सी मृदा जो है वो काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। देखिए, काजू की फसल के लिए सबसे बेहतर मृदा अगर कोई है तो वह है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा जो है काजू की फसल के लिए सबसे बेहतर मृदा मानी जाती है। बाकी आप जानते हैं जलोढ़ मृदा में अन्य सभी प्रकार की खाद्य फसलों को उगाया जाता है। काली मृदा कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और पर्वतीय क्षेत्र जो पर्वत के क्षेत्र में होती है वहां पर फल फ्रूट और सब्जियों के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। और लेटराइट मृदा जो है वह काजू की फसल के लिए सबसे बेहतर और उपयोगी मृदा मानी जाती है। अगला सवाल है अवनालिका अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का ऊपरी परत किसी कारणवश हट जाना। और ऊपर का मिट्टी का ऊपरी परत ही हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि ये हमें खेती करने योग्य भूमि देता है और इसी पर तरह तरह के हम खाद्य फसल को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, पेड़ पौधे इसी पर उगते हैं। और अगर ये ऊपरी मृदा हट जाती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन क्या है? अपर्दन किस प्रकार से होता है? अवनालिका अपर्दन क्या है? अपर्दन के कितने प्रकार है? चादरी अपर्दन क्या है? ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस किए हैं। आप वहां पर जाकर के इनके विषय में डिटेल से जरूर देखिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अवनालिका अपर्दन एक ऐसी अपर्दन क्रिया है जिसमें आपके खेत में पानी के बहाव के कारण नलियां बन जाती है। और नलियां गहरी होने के चलते क्या होता है? ढेर सारी नलियां बन जाती है और उन नलियों में हल चलाना मुश्किल होता है क्योंकि हल जो है बड़े गड्ढों में फंस जाता है। और इस तरह से वो जो भूमि है वो जोतने योग्य नहीं रहती है। और जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, आप उसमें हल ही नहीं चला पाते हैं तो खेती कैसे करेंगे? और इस आधार पर अवनालिका अपर्दन हुए भूमि को हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि खराब भूमि है। लेकिन भूगोल की भाषा में ऐसे भूमि को हम उत्खात भूमि कहते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि अवनालिका अपर्दन में जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्खात भूमि कहते हैं क्योंकि ये जोतने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन जो होती है उसे कम करने के कौन कौन से साधन है। देखिए, सिंपल सी बात है कि मृदा में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो उसका कारण है कि हमने पेड़ को काट दिया, वनोन्मूलन हो चुका है। और वनोन्मूलन के कारण जो पेड़ की जड़ें थी वो मिट्टी को पकड़ कर रखती थी। और वनोन्मूलन यानी कि वन के उन्मूलन होने से, वन के खत्म होने से जो मिट्टी का पकड़ है वह कमजोर हो चुका है। और साथ ही साथ उन क्षेत्रों में अगर घास है तो घास को क्या कर रहे हैं? पशुओं द्वारा चरा दे रहे हैं। हमारे पास पशु बहुत अत्यधिक है और इसके चलते वो घास भी खत्म हो जा रहा है। और इस आधार पर जो पेड़ थे वो तो खत्म हो ही चुके हैं और घास भी दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं। और इस तरह से मिट्टी, कोई भी मिट्टी को पकड़ करके नहीं रख रहा है। और मिट्टी में पकड़ नहीं रहेगा तो पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी और मृदा का अपरदन हो जाएगा। इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूरे ही खेत को जोत देना चाहिए, यानी कि समुच्च जुताई करनी चाहिए और घास की पट्टियों को उगाना चाहिए। और हमें ये करना चाहिए कि घास जो है पशु कम से कम चरें। अगर घास पशु कम चरेंगे तो पशु तो मर जाएंगे। तो हमारे पास पुआल है और अन्य जो है कह सकते हैं अनाज है जो पशु के लिए उगाते हैं, हम उन्हें खिला सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि गेहूं की जो कह सकते हैं तो अन्य साधन जो कह सकते हैं कि जिस समय खेतों में कम घास है उस समय उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अति पशुचारण पर हमें क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस लिखे गए उन सभी ऑप्शंस को अपना करके हम क्या कर सकते हैं? जो भूमि अपरदन है यानी कि मृदा अपरदन है, हम उसे कम कर सकते हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिट्टी के कटाव चाहे किसी भी कारण से हो या बहाव, इन दोनों ही प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब यहाँ पर जो नालीदार अपरदन और चादरी अपरदन, ये अपरदन के दो प्रकार हैं और नालीदार अपरदन को ही अवनालिका अपरदन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अगला सवाल है कि मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से हवा द्वारा मिट्टी को उड़ा ले जाना क्या कहलाता है? या
सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि मृदा अपरदन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया गया कि क्या हो रहा है, यानी कि वह भाग जो मैदानी इलाकों में है या फिर वह भाग जो ढालू वाले इलाकों में है। और यहाँ पर जो मृदा का अपरदन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? हवा के द्वारा हो रहा है, यानी कि हवा क्या कर रही है? मिट्टी को उड़ा रही है। और हवा को हम एक और नाम से जानते हैं, पवन के नाम से जानते हैं, और इसीलिए ऐसे अपरदन को हम पवन अपरदन कहते हैं। या फिर जब मिट्टी के ऊपरी क्षेत्र को उड़ा लेते हैं तो हम उसे चादरी अपरदन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चादरी अपरदन ऑप्शंस में नहीं लिखा गया है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पवन अपरदन कहेंगे। जल, यानी कि जब जल कह सकते हैं मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा तो हम उसे जल अपरदन कहेंगे। और नदी अपरदन कब होगा? नदी में भी पानी रहती है, तो जब नदी की पानी किसी मिट्टी के क्षेत्र को उड़ा ले जाएगी या बहा करके ले जाएगी तो हम उसे नदी अपरदन कहेंगे। और मिट्टी अपरदन यानी कि मिट्टी का बर्बाद होना ही कहलाता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह पवन अपरदन हो जाएगा। अगला सवाल है भूक्षरण। भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का खराब होना। और भूमि कब खराब हो जाती है? आप कब एक जमीन को खराब मानते हैं? वैसे मिट्टी वह संसाधन है जो जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भूमि है, जैसे कि पंजाब में अत्यधिक सिंचाई के कारण वहां पर बहुत सारे ऐसे भूमि है जो अनउपजाऊ हो गए हैं, या फिर उसमें जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो गया है और वो पहले के मुकाबले कम उत्पादन करते हैं। तो ऐसे भूमि को हम अनउपजाऊ भूमि कहते हैं। कि अनउपजाऊ भूमि को ही हम क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। तो इस प्रकार से भूमि का अनउपजाऊ होना ही भूमि क्षरण कहलाता है। ओके, अनउपजाऊ होना, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भूमि का अनउपजाऊपन होना ही भूमि क्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन। अच्छा, यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को मैं क्लियर कर देता हूँ। भूमि का उपजाऊ होना मतलब भूमि में अत्यधिक फसल का उगना, और दलदली होने का मतलब वहाँ पर कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो जाना, और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग करना मतलब सही तरीके से प्रयोग करना। तो ये तो प्रयोग करने के विषय में बोला गया, और यहाँ पर भूक्षरण का मतलब खराब होना। तो ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब था, और बाकी ऑप्शंस भी हम आपको क्लियर कर दिए। अगला है कि मृदा अपरदन है, यानी कि मृदा अपरदन क्या कहलाता है? देखिए, हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं। मिट्टी का कटाव, यानी कि मृदा का जब कटाव होता है और उसका बहाव हो जाता है, इसी प्रक्रिया को तो हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो इस प्रश्न को उल्टा करके पूछा गया जो इसके पहले हम लोग कवर किए थे। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए, जब मिट्टी का कटाव हो जाता है किसी कारणवश हवा या पानी के माध्यम से, या उसका बहाव हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन में मृदा बिल्कुल ही खराब हो जाती है, या फिर ना केवल मृदा खराब होती है, अगर किसी मान के चलिए कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते में क्या कर सकते हैं कि ये पहाड़ आ रहे हैं, तो पहाड़ जब सरकती है तो ये इसका मलबा सड़क पर आ जाता है, या फिर इसके नीचे का पहाड़ अगर सरकता है तो क्या होता है कि ये सड़क टूट जाती है। तो ऐसा उत्तराखंड के क्षेत्रों में प्रायः देखने को मिलता है कि इन क्षेत्रों में मृदा अपरदन होती है, जिसके चलते पहाड़ी जो रास्ते हैं वो बंद पड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। तो इसका बहुत ही हानि है हमारे समाज में या हमारे सामाजिक जीवन पर। अगला सवाल है कि वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र किसको कहते हैं? वह क्षेत्र जिस पर खेती की जा रही है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर सबसे कम खेती होती है, एक बार ही खेती होती है, यानी कि उसमें धान की फसल लगा दी जाती है या फिर गेहूं की फसल लगा दी जाती है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर धान की फसल के बाद गेहूं की फसल, गेहूं के बाद गन्ना, तो इस प्रकार से अलग अलग फसल को लगाया जाता है। और सब्जियां, फल, फूल, इन सब का भी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रयोग करता है, और इसे हम कहते हैं शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत पर खेती करना। और ये भारत के दो ही राज्यों में होता है, वो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। तो पंजाब और हरियाणा वह क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्रों पर खेती होती है, यानी कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रतिशत पर खेती होती है। अब ऐसा क्यों होता है, बाकी क्षेत्रों में क्यों नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर सबसे बेहतर कह सकते हैं सिंचाई व्यवस्था है, और सब ड्रिलिंग जो है बेहतर किस्म की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर नदियाँ जो है वो बहुत ही घनी है। पंजाब में 5 नदियाँ बहती है, और हरियाणा के क्षेत्रों में भी उन नदियों से फायदा मिल जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी का फायदा उठा करके यहाँ पर सबसे अधिक, सबसे बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। अगला सवाल है कि सतत पोषकीय विकास क्या है, या सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि वह विकास जो कभी रुके ही नहीं, आज भी चले, हमारे आने वाले बच्चे भी इन विकास का फायदा उठा सके, और साथ ही साथ
उनके भी बच्चे उनका विकास का फायदा उठा सके। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने पर्यावरण को बचा कर रखेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा, हमारे आसपास के वातावरण ही खराब हो जाएंगे, तो इसमें जीवन ही संभव नहीं होगा और साथ ही साथ हमारे पास जो भी संसाधन है वो पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। तो हम ऐसे विकास को अपनाएंगे जो विकास तो हो, लेकिन हमारे जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी सही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए, अगर सतत विकास होता रहेगा और पर्यावरण का नुकसान होगा तो बिल्कुल ही सही नहीं है। और विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना होना, ये भी गलत बात है, क्योंकि विकास में बाधा उत्पन्न ना होना ये संभव है ही नहीं, क्योंकि पर्यावरण तो नुकसान होगा ही। कई वर्षों तक होने वाला विकास ये भी नहीं है, यानी कि हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें पर्यावरण को क्षति ना हो। अगला सवाल है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा, तो नदी डेल्टाओं में भी कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नदी डेल्टा है, ये डेल्टा किसने बनाया? नदियों द्वारा बनाया गया। और नदियां डेल्टा तभी बनाती है जब उसके पास ढेर सारे अवसाद जमा हो जाते हैं और वो उन अवसाद को बहा नहीं पाता है, तो क्या कर देता है? उसे जमा कर देता है। और फिर जब जमा हो जाता है तो इस ओर से वो पानी बह नहीं पाता है, इसलिए अपना रास्ता मोड़ लेता है और इस प्रकार से जो बीच का क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार बन जाता है और इसी एरिया को हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा में प्रायः कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जल द्वारा लाई गई मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगला सवाल है, उत्खात भूमि कैसी भूमि होती है? और उत्खात का मतलब वैसा भूमि जो जोतने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, उसमें अवनालिका अपरदन हो चुका है और उसमें जुताई नहीं होगी, तो खेती भी नहीं हो पाएगी, फसल भी उत्पादन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे भूमि को हम क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। अगला सवाल है कि मृदा अपरदन में से किस प्रकार का संसाधन है? माफ कीजिए, लिखा गया है मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, मृदा तो खराब हो जाती है, लेकिन अलग अलग प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम जो है मृदा का क्या कर सकते हैं? खराब होने से बचा सकते हैं और मृदा जो है उसका पुनर्भरण भी हो जाता है, यानी कि मृदा फिर से नया बन सकता है और उस मृदा का हम लोग प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मृदा एक प्रकार का नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भले ही इसमें एक लंबा समय लगता है, लेकिन फिर भी ये एक कह सकते हैं बाकी सभी जो जीवाश्म ईंधन है उसके मुकाबले बहुत ही तीव्र प्रक्रिया से इसका निर्माण हो सकता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, वहां पर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साल नई मृदा आ जाती है, नई जलोढ़ मृदा का समावेश हो जाता है बाढ़ के चलते। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो मृदा है एक प्रकार की नवीकरण योग्य संसाधन है। ओके, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है? यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है? देखिए, मृदा जो है अलग अलग प्रकार के पत्थरों से बनता है, यानी कि संस्तृत सेलों से निर्माण होता है। और साथ ही साथ उसमें अलग अलग वनस्पति जो है या पेड़ पौधे पत्ते जीव जंतु जो मर जाते हैं वो भी मिल जाते हैं, तो वह भी मिट्टी बन जाते हैं। और अलग अलग प्रकार के सेल जो यानी कि पत्थर है वो मिलते हैं, टकराते हैं, टूटते हैं वर्षा के कारण, धूप के कारण और तापमान और टेम्परेचर जिसे कहते हैं टेम्परेचर एंड वाटर के चलते, पानी के चलते, भाव के चलते। तो इन सभी के चलते क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। लेकिन खनिज के कारण मृदा का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि खनिज एक अलग पदार्थ है और इससे मृदा कभी नहीं बनती है। मृदा जो है वो सेल से बनती है, यानी कि पत्थरों से बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जो मृदा की प्रक्रिया में योगदान नहीं देता है, तो वो खनिज है जो मृदा निर्माण में योगदान नहीं देता है। अगला सवाल है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? नदियां जो अवसाद लाती है, यानी कि अपने साथ जो मिट्टी आदि वगैरह को बहा के लाती है, वैसे मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी वीडियो में आपको जलोढ़ मृदा से अलग अलग प्रकार के सवाल बन रहे हैं। तो जलोढ़ मृदा को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, जलोढ़ मृदा क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है और भारत के किन किन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत के लिए क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कारण है कि भारत के उत्तर भारत में ही
या उत्तर पूर्व भारत में ही जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है या अत्यधिक जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। तो ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जिसका मैं डिस्कशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो जलोढ़ मृदा के विषय में ये सवाल था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर विशेषता से भी सवाल देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता, जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। जी हाँ, जलोढ़ मृदा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? इसमें महीन कण होते हैं, जैसा कि पहले ही चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ ये जो मृदा है, इसमें पोटास होता है, फास्फोरस, ये सारे इसमें मिले हुए रहते हैं और ये इनसे बहुत ज्यादा भरपूर रहती है, जो एक मिट्टी को ज्यादा उर्वरक और ज्यादा उपजाऊ बनाता है। तो ये भी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा में रेत वाली मिट्टी होती है, सिल्ट वाली मिट्टी होती है और मृत्तिकाएं पाई जाती है, यानी कि अलग अलग कण, महीन कण और अलग अलग तरह के कह सकते हैं रूप पाए जाते हैं। तो जी हाँ, ये जलोढ़ मृदा के गुण है। अगला है, यह कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जी नहीं, ये कपास के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। कपास के लिए सबसे बेहतर अगर कोई मृदा है तो वह काली मृदा मानी जाती है। तो ये इसका विशेषता नहीं है, तो नहीं वाले में आपको टिक लगाना था। तो इसलिए डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जलोढ़ मृदा जो है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है कि संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि संसाधन को किस किस रूप में हम विभाजित कर सकते हैं स्वामित्व के आधार पर। क्या स्वामित्व के आधार पर संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित है? जी नहीं। क्या प्राकृतिक स्वामित्व के आधार पर जैव और अजैव है? जी नहीं, ये तो उत्पत्ति के आधार पर है। नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य साम्यता के आधार पर है। तो स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों को निजी वर्गों में बांट सकते हैं, सामुदायिक वर्गों में बांट सकते हैं, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल आधार पर बांट सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में बांट सकते हैं। तो ये इस सवाल का सही जवाब है, यानी कि संसाधन के स्वामित्व आधार पर बंटवारा निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के रूप में कर सकते हैं। अगला सवाल है कि विकास के आधार पर संसाधन का कौन कौन सा वर्गीकरण होता है। विकास के आधार पर, यानी कि संसाधन का विकास के आधार पर संभावी विकास संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन, ये जो है किसके आधार पर है? विकास के आधार पर संसाधन है। जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर है। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य समाप्यता के आधार पर है। राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन स्वामित्व के आधार पर है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया विकास के आधार पर, तो डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बोलना है सत्य नहीं है। तो जलोढ़ मृदा जो है, मिट्टी, जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, सही जवाब है। और नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो ये भी दूसरा भी सही लिखा गया है। ओके, जलोढ़ मिट्टी पर्वतों के तलहटी पर बने मैदानों द्वारा जो कह सकते हैं अवसाद लाए जाते हैं, मैदानों के क्षेत्र में जो तराई में आमतौर पाई जाती है, उन्हीं मृदा को कहते हैं। तो ये भी सही जवाब है, यानी कि जो जब जब यानी कि जब नदियां पहाड़ी क्षेत्र से बहती है तो उसके द्वारा जो मृदा का कटाव होता है और उन कटाव से जो कह सकते हैं कि अवसाद बनते हैं, उन्हीं अवसाद को मैदानी क्षेत्र में ला करके फैला दिया जाता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का बहाव तेज होता है, और अगर आप ऐसे बोलिएगा, कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में जो है नदी का बहाव बहुत ही धीमा होता है, तो वो अवसादों को नहीं बहा पाती है और इसीलिए उसे वहीं छोड़ देती है। तो इस प्रकार से ये भी इस प्रश्न कह सकते हैं, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो नहीं में क्या होगा? कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा कि जलोढ़ मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो आप जान गए कि काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर जो था दूसरा पार्ट समाप्त होता है। उम्मीद करता है आपको सारे प्रश्न बेहतर समझ में आए होंगे, और अगर आप इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए अजीत कुमार ऑफिशियल को टेलीग्राम में, और किसी भी प्रकार के मुझसे जुड़े हुए पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।